हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र भारतीय बाजार आज भी एक बढ़िया मूड, बढ़िया माहौल में, बढ़िया मोमेंटम के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। सेंसेक्स करीब-करीब 1/4% ऊपर है, निफ्टी भी 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है, निफ्टी बैंक आधा % ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स करीब-करीब फ्लैट टू पॉजिटिव और स्मॉल कैप इंडेक्स में रफली आधा % के आसपास की बढ़त आज के सत्र में देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन 1700 शेयर तेजी में और 800 शेयरों में बिकवाली, यानी कल की तरह ही आज भी एक शेयर में गिरावट सामने, करीब-करीब 2 शेयर जो कि तेजी में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज 3 लिस्टिंग थी, तीनों के तीनों बढ़िया प्रीमियम पे लिस्ट हुई, इसमें अर्बन कंपनी सबसे आगे है, करीब 60% प्रीमियम पे। श्रृंगार करीब-करीब 12% प्रीमियम पे और देव करीब-करीब 5% के अपर सर्किट पे लगता हुआ दिखाई पड़ा। आज पीएसयू बैंकिंग बास्केट सबसे ऊपर है, 1.5% ऊपर ये कामकाज कर रहा है, ऑटो आधा % ऊपर है और आईटी करीब-करीब आधा % ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एफआईसी कल के सत्र में खरीदारी थी, डीआईएस की भी खरीदारी थी, 1500 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी डीआईएस ने की थी और एफआईसी भी 600 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी करके गए थे। तो ओवरऑल मार्केट्स की दशा थोड़ी बेटर साइड पे दिखाई पड़ रही है। अब आगे की सिचुएशन क्या होगी, कैसे बाजार कामकाज करेगा, इन सब पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ अंशुल जैन कुछ ही देर में मौजूद रहेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ ही साथ बातचीत करेंगे हम अंशुल जी से उनकी इंडिविजुअल पिक्स को लेकर भी और आपके सवालों के जवाब को लेकर भी। साथ ही साथ निफ्टी के टॉप गेनर लूजर भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे कि अभी बाजार में अगर खरीदारी हो रही है तो कौन कौन से पॉकेट्स है जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। तो सेलेक्टिव निफ्टी के अगर गेनर्स की बात की जाए तो आज टाटा कंज्यूमर लीड कर रहा है, साथ ही साथ बीईएल जहां पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। ट्रेंट एक और ऐसा नाम जहां पर आज के सत्र में खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो मोटा-मोटा एफएमसीजी स्पेस थोड़ा बहुत खरीदारी दिखा रहा है और बैंक की तरफ से खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही है। गिरने वाले शेयरों की बात की तो आज प्रेशर है एचडीएफसी लाइफ में, जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ टाइटन, नेस्ले, टाटा स्टील, कुछ और ऐसे नाम जहां पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप में कुछ बढ़ने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज मिड कैप में सबसे ऊपर तेजी जहां पर है उसमें एबीएफआरएल है, जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कल्याण ज्वेलर्स में खरीदारी है, कोचिन शिपयार्ड में खरीदारी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खरीदारी है। इसके अलावा बिकवाली वाली साइड की अगर बात की जाए तो आज बिकवाली है आइडिया में, एनएचपीसी में, मैरिको में, ग्लेनमार्क में, जहां पर आज के सत्र में बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। और स्मॉल कैप साइड पर जहां खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें थोड़ी बहुत खरीदारी है गार्डन रीच में, एमसीएक्स में, जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और साथ साथ आईएफसीआई और जेन टेक्नोलॉजीज में खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पे आज गॉडफ्रे फिलिप्स है, जहां बिकवाली है, वेल्सपन कॉर्प में बिकवाली है, इंडिया मार्ट में बिकवाली है और पिरामल फार्मा जहां पर थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिलता है। जैन साहब हमारे साथ मौजूद है वाराणसी से बातचीत करने के लिए। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर एक आपका व्यू, क्योंकि बाजार आज है तो खरीदारी में और ये लगातार तीसरा दिन जबकि एडवांस क्लाइंट भी एटलीस्ट एडवांसेस के फेवर में है। आप क्या रीड कर रहे हो? फेड का आउटकम अवेटिंग है, क्या किया जाए? जैन साहब आपने अनम्यूट करिए, पहले आपका ऑडियो म्यूट है आई थिंक। सॉरी, माय बैड। आवाज आ रही है सर? हाँ जी बोलिए अब। सर 24,400 से जब हम चले थे तो हमारा टारगेट था 25,153 और 25,246। तीसरा जो हमने नहीं डिस्कस किया था एक्सटेंडेड टारगेट वो था 25,331। तीनों टारगेट अचीव हो चुके हैं और नॉन स्टॉप रैली हो गई है 1000 पॉइंट की। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या तो साइडवेज जाएगा करेक्शन करने या फिर पुल बैक करने नीचे आएगा, क्योंकि डेली मूविंग एवरेज छूट गया 25,100 और 25,000 के बीच में। तो या तो साइडवेज रह के मूविंग एवरेज कैचअप करेगा या पुल बैक करके मूविंग एवरेज कैचअप करेगा, क्योंकि अगर ये 25,331 का ब्रेकआउट यहाँ पे ले लिया तो ब्रेकआउट फेल होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई रहेगी, क्योंकि डेली मूविंग एवरेज से जब भी दूरी से ब्रेकआउट आता है 90% ब्रेकआउट फेल होते हैं। तो आई वुड एक्सपेक्ट कि यहाँ पे अप साइडवेज जाएगा, मूविंग एवरेज कैचअप करेगा और फिर ब्रेकआउट देके जो ऑल टाइम हाई की हम बात कर रहे हैं और ऑल टाइम हाई प्लस 5-7% की वो जर्नी स्टार्ट करेगा। तो अभी जो 24,400 से जर्नी स्टार्ट हुई है उसमें एक पॉज आएगा, थोड़ा सा रेस्ट लेगा, थोड़ा सा सांस लेगा, इसके बाद फिर ऑल टाइम हाई क्रॉस करने जाएगा मार्केट। तो मैं कहीं से भी बेरिश नहीं हूँ। 3 हफ्ते 4 हफ्ते से मैं बोलते आ रहा हूँ कि सेलिंग अपॉर्चुनिटीज में अवॉइड करूंगा, बाइंग अपॉर्चुनिटीज में मैं डेवलप करूंगा। सेम चीज मैं रिपीट करूंगा कि अभी कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट आएगा आई वुड अवॉइड ऑल दी सेल अपॉर्चुनिटीज। मैं ऑन द लॉन्ग साइड प्ले करना पसंद करूंगा जब तक ऑल टाइम हाई नहीं आ जाता।
ओके। जैन साहब, आज पीएसयू बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या बैंक की जो अगली थ्रस्ट है वो यहाँ से आएगी? और दूसरा आईटी, इन दोनों कैसे करेंगे? आईटी भी आज आधा परसेंट ऊपर है, यहाँ भी सपोर्टिव बाइंग हो रही है, और यूएस की डील अगर होती है तो शायद सिचुएशन थोड़ी इनकी फेवर में आए। इसको आप क्या देख रहे हो? सर बैंक तो क्लियरली, पीएसयू बैंक तो क्लियरली 41 वीक्स के कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ऑटो इंडेक्स, सिमिलर 41 वीक्स का कप एंड हैंडल पैटर्न था और 24,173 पे ब्रेकआउट आया, 27,333 पे खड़ा है ऑटो इंडेक्स। सेम चार्ट ऑलमोस्ट, अगर आप दोनों आजू बाजू लगा लेंगे वीकली चार्ट, सेम चार्ट आपको पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स का मिलेगा। 7250 के ऊपर अगर टिक जाता है बैंकिंग इंडेक्स, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स, तो ये ऑल टाइम हाई टेस्ट कर देगा। और इस ऑल टाइम हाई में दो ही स्टॉक हमें पसंद है, एक कैनरा बैंक जो फैमिली पोर्टफोलियो में है, दूसरा एसबीआई बैंक। और अगर आपको ट्रेड ही करना है, मतलब पीएसयू बैंक की रैली ट्रेड ही करना है, आई वुड सजेस्ट कि आप इंडिविजुअल काउंटर्स पिक करने की जगह पीएसयू बैंक 20 पिक कर लीजिए। वहां पे कुछ भी चले, मालूम पड़ा नहीं चला कैनरा बैंक या इसकी जगह कोई दूसरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ इंडिया या इस टाइप का कोई बैंक चल गया, तो कुछ भी चले, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स का अगर बैंक 20 ईटीएफ आप ले लेते हो, तो चाहे कोई भी बैंक चले आपका पैसा जरूर बन जाएगा। तो मैं इंडिविजुअल पिक, अगर मुझे खोजनी होती तो मेरे पास कैन बैंक और एसबीआई है, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में जाइए, वहां आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अब जैन साहब, दो तीन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी जो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार है, उसमें एक टाटा कंज्यूमर देखो और एक ट्रेंट देखो। क्या ये दोनों का मतलब राइज की साइड पे अब जाते हुए दिख रहे हैं हम यहाँ से, स्पेशली ट्रेंट? सर टाटा कंज्यूमर से स्टार्ट करता हूँ। टाटा कंज्यूमर में ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ है 1067 पे और रैली आ रही है, तो रैली 1170 1175 तक जा सकती है। उसके ऊपर जाएगी नहीं, ये वहां पहुंचने के बाद पता चलेगा, क्योंकि आज पहला दिन है वॉल्यूम राइज का। अगर ये पूरी रैली वॉल्यूम पे होती है तो आई वुड बिलीव कि ब्रेकआउट भी आएगा। तो 1170 तो जा रहा है, 1170 75 ब्रेकआउट लेगा नहीं, वहां पे डिसाइड करेंगे। ट्रेंड सर बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका है 7277 पे, और लास्ट टाइम भी बिजनेस अपडेट के बाद जो 10% 12% की फॉल आई थी, वो एग्जैक्ट 6270 के रेजिस्टेंस से आई थी। तो मेरा अभी भी मानना है कि ट्रेंड में अगर कोई पुल बैक्स मिलती हैं तो आपके लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। नीचे 4960 पहला टारगेट रहेगा, वो टूटता है तो फिर 4196 का टारगेट रहेगा। तो अभी ट्रेंड में पूरा बॉटम बनने में थोड़ा सा और टाइम बचा हुआ है। कभी पूरी तरह से यहाँ पे बॉटम नहीं बना तो थोड़ा सा समय और दीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप कोई कॉल लीजिएगा। चलिए, अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करेंगे आपके सवालों पर। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी जैन साहब से कोई भी शेयर को लेकर उनकी राय जानना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब यहाँ पर कमेंट के जरिए हमारे साथ जुड़िए और सीधे सीधे अपना सवाल पूछिए। और साथ ही साथ आप हमारे साथ मेंबरशिप के जरिए भी, यानी कि जो 3 तरह की मेंबरशिप आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसके जरिए भी सीधे सीधे, ना केवल इस शो में बल्कि किसी भी शो में, आप अपने हमारे जानकारों से बातचीत कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो हनीश श्रृंखला साहब का है। ये आपके प्रशंसक भी हैं, हमारे फैन भी हैं। तो इनका सवाल आया है टेक डिफेंस लैब को लेकर। ये आपने नहीं सुना होगा, एसएमई में है, क्योंकि अगर आप देख पाओ इसका चार्ट तो कुछ करने लायक है क्या ये? टेक डिफेंस लैब, इसका तो चार्ट ही नहीं मिल रहा सर। पारस कावेरी वेरी डिफेंस, मेरे ख्याल से एसएमई के चार्ट आते हैं सर। एसएमई के चार्ट नहीं दिख रहे मेरे को इसमें, ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल नहीं है। स्किप करना चाहूंगा। आशीष जी हमारे दूसरे मेंबर हैं, इन्होंने 2023 से अब तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लेकर रखा हुआ है 75 रुपए के दाम पे, 5000 शेयर है ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर, लेकिन 2 साल में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो गया है। सो करें क्या? सर पूरा फ्रस्ट्रेशन वाला पीरियड आप झेल ही चुके हैं, और अब तो जाके रिवर्सल बनना स्टार्ट हो रहा है। और अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 241 दिन हो चुके हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। यहाँ से 76 जाएगा, कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट देगा, उसके बाद 84 और ऑल टाइम हाई निकलेगा। तो मेरे हिसाब से फ्रस्ट्रेशन वाला पीरियड आप झेल चुके हैं, अब मोमेंटम वाला पीरियड आना स्टार्ट हो रहा है, तो अब निकलने का कोई मतलब नहीं है, अब तो इसको होल्ड करना चाहिए। तो फिलहाल आप इसको होल्ड करिए, वो ज्यादा बेटर है। अभी निकलने वाला समय एटलीस्ट नहीं है, बने रहना वगैरह या जो ट्रबल टाइम था वो निकल चुका है। इसके अलावा एक सवाल हमारे पास आया है गौरव अरोड़ा साहब का। ये पूछ रहे कि अदानी पावर 1101 शेयर है 608 रुपए के दाम पर, 2 दिन से गिर रहा है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या निकल जाए।
सर अगर ट्रेडिंग का आपका बेट था तो 660 के आसपास हम बार बार बोल भी रहे थे कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। मे बी आपको 610 598 की जोन में री एंट्री का मौका दिखेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 900 के पहले बेचने का कोई मतलब ही नहीं है, तो शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट बुक हो चुकी है। ऑन द टिप्स हम वापस 610 के आसपास बाइंग के सौदे देखेंगे। तो अगर ट्रेडर हैं तो आप लेट इन द पार्टी हैं। फिलहाल पुल बैक आ रहा है, इस पुल बैक को देखिए 610 तक, उसके बाद 681 तक का मूव वापस करेगा। विवेक रेड्डी साहब जो कि हम इन्होंने एक सवाल भेजा है, कोटक की इन्होंने सितंबर की 2040 की कॉल ले रखी है। अब इनका ये मानना है कि क्या 2050 कोटक का ब्रेकआउट लेवल है। अब आप इसमें एडवाइस दीजिए कि क्या इसमें ब्रेकआउट दिख रहा है कहीं या नहीं दिखाई पड़ रहा है। नॉट रियली ए ब्रेकआउट, लेकिन ये गैप के साथ टूटा था अर्निंग्स के बाद, जिसका हाई है, मतलब गैप का लोअर एंड है 2055-30। तो अगर 2055-30 निकालता है तो फिर ये गैप फिल करने के लिए ऊपर गैप के अपर एंड 2118 तक जा सकता है। नीचे से वॉल्यूम के साथ चला है तो आई बिलीव कि 2055 का ब्रेकआउट आएगा और 2118 तक ये स्टॉक जाएगा। मेरे को तो ठीक ही लग रहा है, बट 2055 निकलने के बाद में बाइंग देना पसंद करूंगा कि जब ब्रेकआउट निकले और कंफर्म हो जाए। तो जब ब्रेकआउट निकले कंफर्म हो जाए तब इसमें आप बाय करें, ये ज्यादा बेटर कॉल रहेगी। लेकिन हाँ, 2050-55 के आसपास ब्रेकआउट तो दिख रहा है यहाँ पे। इसके अलावा तांला प्लेटफॉर्म है कृष्णा साहू साहब के पास 658 रुपए के दाम पर। यहाँ पर क्या करना चाहिए। आप 1 2 3 4 आज पांचवा दिन है सर इनसाइड बार का, पोस्ट ब्रेकआउट एट 701। तो इसको 3 4 दिन और समय दीजिए, ये जैसे ही अपना मूविंग एवरेज कैचअप कर लेगा उसके बाद ये स्टॉक 760 रुपए तक जा सकता है। और ओवरऑल बड़े कॉन्टेक्स्ट पे देखेंगे, मतलब वीकली पे चले जाएंगे या उससे थोड़ा सा बड़ा कॉन्टेक्स्ट करेंगे, तो 177 दिन या 37 हफ्ते का एक अप एंड पैटर्न बना है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक को आपको 2 से 3 महीना समय देना चाहिए। अगर सब कुछ सही रहा तो 1000 रुपए के ऊपर का टारगेट आपको मिल जाएगा। अंबर सिंघा साहब हमारे मेंबर भी हैं, इन्होंने एक्मे सोलर के शेयर ले रखे हैं 315 रुपए के दाम पे। रोज बरोज नए हाई भी बना रहा है, करना क्या चाहिए इसमें। एक्मे सोलर स्टॉक अच्छा लग रहा है सर। 179 डेज का कप एंडल पैटर्न ब्रेकआउट था विथ वॉल्यूम्स 25 अगस्त को। उसके बाद से कंसोलिडेशन टाइप ऑफ मूव है। हालांकि नया ऑल टाइम हाई रोज ही बना रहा है, बट कंसोलिडेशन काइंड ऑफ मूव है, तो ये बेस ऑन बेस पैटर्न डेवलप करके उसके बाद चलेगा। तो फिलहाल अगर है और ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है तो 295 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बट आई वुड सजेस्ट कि 3 से 6 महीने स्टॉक को समय दीजिए, आपको बड़े टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे। जो 179 डेज का कप एंडल पैटर्न ब्रेकआउट है उसका टारगेट कम से कम 500 रुपए तो बनता ही बनता है। ओके, विशाल जैन साहब पूछ रहे हैं कि अगर इनको बीईएल खरीदना हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो कौन सा जोन आपके हिसाब से बेटर रहेगा जहां पे एंटर कर सकते हैं। सर जोन तो था 360 358 की जोन में, और वहां से जो उसका टारगेट था 405 वो भी कर चुका है। अब मैं पुल बैक का वेट करूंगा 280 के अराउंड, अगर मिलता है तो बाई करूंगा। वैसे अब बाइंग लाइक पैटर्न बचा नहीं है, और इत्तेफाक से इसी समय में जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, 328 के ऊपर टिक रहा है। तो अगर अदानी पावर जैसे हो सकता है 8 10 दिन ब्रेकआउट पॉइंट के पास फ्रस्ट्रेट करे उसके बाद चले, बट अब ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। अब मेरा इंटरेस्ट जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, तो अगर लेना ही है तो बीईएल से ज्यादा बेटर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है। तो अगर आप लेना चाह रहे हैं तो बीईएल से ज्यादा बेटर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा आपको दिखाई पड़ेगा। नितेश कुमार सिंह साहब मेंबर है हमारे, ये पूछ रहे हैं कि सॉरी, ये पूछ रहे हैं कि इनके पास पीसी ज्वेलर के शेयर करीब करीब 16 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है और 65,000 शेयर। सो इनका ये मानना है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। आप देख रहे हो क्या ऐसा कुछ ब्रेकआउट। अच्छा ब्रेकआउट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ब्रेकआउट के पहले जो मूव आनी चाहिए वैसी मूव आई है। तो आज वॉल्यूम राइज है, मतलब 300%, 271% वॉल्यूम राइज है। 73 मिलियन का वॉल्यूम होता है, 198 मिलियन का वॉल्यूम है। तो ये बड़ी मूव आई है, जैसे लक्ष्मी केमिकल आपको याद होगा या बाकी चीजें याद होंगी। पहले बड़ी मूव 2 कैंडल की इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम हम देखते हैं, उसके बाद कंसोलिडेशन, फिर हम सेकंड लेग मूव प्ले करते हैं। तो ये फर्स्ट लेग ऑफ मूव बना रहा है जो कि 17 रुपए तक जा सकता है। उसके बाद अगर 2 4 दिन की कंसोलिडेशन रहती है तो लक्ष्मी केमिकल काइंड ऑफ पैटर्न बनेगा, तब हम दोबारा बाय देंगे, 20 21 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है। तो हाँ शुरुआत हुई है मूव की, अगर अच्छा डेवलप हुआ तो जरूर हम बाय देंगे। ओके, तो मूव की शुरुआत तो हुई है, अगर अच्छा डेवलपमेंट रहा तो गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। इसके अलावा
टाटा कंज्यूमर में ऋतिक जायसवाल साहब ने एंट्री की है। अब वो पूछ रहे हैं कि इस महीने का क्या टारगेट रहेगा और क्या स्टॉप लॉस इसमें रखा जा सकता है। तो महीने के हिसाब से तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ 1171 रुपए जाते हुए दिख रहा है। और अगर आपको स्टॉप लॉस लेना है तो 1087 का ले सकते हैं, और थोड़ा सा सेफर स्टॉप लॉस और थोड़ा लीवे अगर देना चाहते हैं, स्टॉक को थोड़ी जगह देना चाहते हैं, तो 1067 का स्टॉप लॉस रहेगा। आज वॉल्यूम अच्छा है, 215% वॉल्यूम राइज है, तो मोस्ट लाइकली 1171 में भी महीने में टच कर सकता है, बट मैं उसको समय की परिधि में नहीं बांधूंगा। तो आप समय की परिधि में ना बांधे, ये एक बड़ा कीवर्ड है यहाँ पर, क्योंकि आप एक महीना लेके चल रहे हैं तो हो सकता है समय अवधि थोड़ी ज्यादा भी लग जाए, लेकिन थोड़ा सा आप उसके हिसाब से ही काम कीजिएगा। वरुण बेवरेजेस है आशीष जी के पास 2023 से, और इनका भी यहाँ यही सवाल है कि ये लगातार टूट रहा है, तो क्या यहाँ से निकलकर ये जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में शिफ्ट कर जाए। बिल्कुल कर लीजिए सर। 590 के आसपास से बाइंग क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन आया था, तब से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि स्टॉक 330 रुपए आएगा, और कंफर्टेबली पैटर्न ऐसे बना रहा है कि ये एक खराब रिजल्ट और सीधा 10% गैप डाउन, और उसके बाद 330 तक की डाउन मूव बना सकता है। इट इज ऑलवेज बेटर कि यहाँ से शिफ्ट होकर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में चले जाएं। तो बेटर यही है कि आप यहाँ से शिफ्ट करके जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में स्विच कर जाएं, ये आपको राय दे रहे हैं। अद्विक जैन साहब का एक सवाल आया है कि ये नवकार कॉप में फंसे हुए हैं 1 साल से 135 रुपए के दाम पर। तो जैन साहब पे सवाल पूछने से पहले जरा एक बार डायरेक्टर साहब इसका चार्ट दिखाइए, क्योंकि इन्होंने 1 साल से इसमें फंसे रहने की बात की है, और 1 साल में इस कंपनी के अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। 1 साल का ही चार्ट लगाइए। तो 1 साल के अंदर ही शेयर में नवकार की एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट निकल गई है और जेएसडब्ल्यू की मैनेजमेंट इसमें आ गई है। डायरेक्टर साहब 1 साल का चार्ट लगाइए जरा। तो इस ड्यूरेशन के अंदर शेयर वापस नीचे से घूम के ऊपर आ चुका है। सो क्या करना चाहिए जैन साहब नवकार कॉप के अंदर। सर देखिए, नवकार कॉर्प पे में बहुत ज्यादा बात करने का इच्छुक नहीं था, लेकिन अब आप इतना डिटेल बता दिए हैं तो मैं बता दूं कि मैं खुद इस स्टॉक को खरीदने के पूरे पूरे मूड में था कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ने जब से इसको खरीदा है, लॉजिस्टिक कारोबार भी, अब मतलब पोर्ट तो उनके पास था ही, लॉजिस्टिक कारोबार के लिए भी इनने खरीदा है। तो मेरे अपने वॉच लिस्ट में था, मैं इसको बाई करने के मूड में था, लेकिन ठीक है आप बोल दिए तो डिस्कस कर ही लेते हैं। 132 133 निकलने के बाद ना स्टॉक में ब्रेकआउट बनेगा। फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर का अगर आप चार्ट छोड़ दें जिसमें नीचे आया था, तो सेकंड हाफ देखिए ऊपर गया, हल्का सा नीचे आया, फिर ऊपर आया, हल्का सा नीचे आया, और वापस से मूव बना रहा है। तो ये स्टॉक अगर आपको 2 साल में कहीं भी 300 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए की जोन में मिल जाए, तो मेरे को बहुत सरप्राइज नहीं होगा। और अगर 2 साल लगा के 250 300 आता है, आप मल्टी ईयर की एफडी का रिटर्न निकाल चुके रहोगे, जिसको जनरली लोग कहते हैं कि डबल हो जाना पैसा, या मल्टी बैगर, या इस टाइप की चीजें। तो उस टाइप का पैटर्न वीकली पे डेवलप होते हुए दिख रहा है, तो आराम से 250 से 300 का टारगेट मिलेगा। तो ये कहना गलत होगा कि 1 साल से फंसे हुए हैं। आपने पौधा लगाया था, मतलब बीज डाला था, अब धीरे धीरे जमीन से बाहर पौधा निकला है, धीरे धीरे ये पेड़ भी बन जाएगा। तो इसको 1 साल होल्ड किए हैं, 2 साल और समय दे दीजिए, तब आप आपसे ज्यादा खुश कोई नहीं रहेगा। हम्म एक राणा जी का सवाल आया है, नहीं वो मित्तल साहब वाले राणा जी नहीं है, दूसरे राणा जी हैं। इन्होंने पूछा है कि पिछले वीक आपने कोई वादा किया था एक मल्टी बैगर शेयर देने का, और आप वो भी बता दीजिए। 5 स्टार फाइनेंस भी इन्होंने ले रखा है 533 रुपए पे, इसमें शॉर्ट टर्म में क्या करें। और कोई मल्टी बैगर बताने का आपने वादा किया था क्या जैन साहब, वो भी बताए दो लगाया हाथ अगर आपको पता है तो। नहीं नहीं सर, मल्टी बैगर की बात नहीं थी। आप कहीं आर्टिकल पढ़ रहे थे और लास्ट वीक जैसे आपने भी एक दो फंड मैनेजर से हमको मिलवाया था, तो उन्हीं सारे फंड मैनेजर्स को मिला के कुछ स्टॉक्स ऐसे निकले हैं जो स्मॉल कैप के हैं, माइक्रो कैप के हैं, जो जाके आगे जो 5 साल 10 साल होल्ड करता है तो बड़े रिटर्न्स दे सकते हैं। बट अगेन फिर उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि मैनेजमेंट का ये कहना है कि आप हर चीज मीडिया पे अगर दे देंगे तो एक्सक्लूसिव क्लाइंट्स के लिए क्या रहेगा। तो फिर लास्ट में लड़ते झगड़ते डिसीजन ये निकला कि 10 में से 4 मीडिया पे डिस्कस करेंगे और 6 अपने क्लाइंट्स के लिए एक्सक्लूसिव रखेंगे, बट 10 स्टॉक रखेंगे। थोड़ा सा और उसमें डिटेल पढ़ लें तो फिर उसके बाद इसको रिपोर्ट बना के रिलीज करेंगे, प्रोबेबली दिवाली रिपोर्ट के आसपास। तो उस चीज के लिए मैनेजमेंट ने भी बोल दिया कि दिवाली तक आप होल्ड करके रखो, उसको दिवाली रिपोर्ट की तरह आप प्रस्तुत कीजिएगा, ताकि सबके लिए अच्छा रहेगा। और त्योहार है, कोई अगर इन्वेस्ट कर रहा है और 5-10 साल में अगर
100x टाइप का या उस टाइप के रिटर्न्स मिलते हैं तो वो चीज अच्छा लगेगा। और ये भी मतलब फंड मैनेजर्स और मल्टीपल आर्टिकल्स पढ़ के ही निकला है, तो कोई हमारी पिक नहीं है। मार्केट में आपको कई जगह वो मिल जाएगी, हम उसको एक रिपोर्ट की तरह आपको बना के प्रस्तुत कर देंगे, मतलब रीअरेंज कर देंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हमने आइडेंटिफाई किया है। अब आते हैं 5 स्टार पे। तो 5 स्टार सर अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, बट आईपीओ लोज के आसपास खड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे वापस से बेस बनाता है तो 819 रुपए तक जो बेस का अपर एंड है वहां तक आ सकता है। लेकिन अगर 500 480 के नीचे क्लोजिंग आ गई तब तो फिर स्टॉक में दिक्कत आ जाएगी। तो मेक और ब्रेक लेवल्स के आसपास खड़ा है और कुछ हद तक पॉजिटिवनेस दिख रही है। आई वुड बिलीव कि एक बार 640 650 तक का पुल बैक मिल सकता है। तो आपको एक राय दी गई है, आप उसके हिसाब से यहाँ पर रणनीति रखिएगा। जीत गुर्जर साहब हमारे मेंबर भी हैं, आपको बोल रहे हैं। पहले तो प्यारे अंशुल जी, इन्होंने निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग किस लेवल के ऊपर होगा और आईटी इंडिसेस में अगर ब्रेकआउट आता है तो किस लेवल के ऊपर आईटी इंडिसेस में ब्रेकआउट आएगा, तो क्या करना चाहिए? अच्छा, पहला वाला स्टॉक में नहीं सर, निफ्टी पूछे हैं कि निफ्टी? इन्होंने पूछा है कि निफ्टी बैंक में अगर निफ्टी बैंक। ब्रेकआउट आएगा तो किस लेवल के ऊपर आएगा, और निफ्टी आईटी में अगर लॉन्ग जाना होगा तो किस लेवल के ऊपर वहां पर भी लॉन्ग जाना होगा। सर निफ्टी आईटी में तो आप या तो 36,740 का रेजिस्टेंस है जहां से सेलिंग आनी चाहिए नए लो के लिए, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वहां पे शॉर्ट को ट्रैप किया जाएगा और उसके बाद फिर लंबी तेजी डेवलप होगी। तो आप पकड़ लीजिए 250 रुपए का और एक बफर दे लीजिए, तो 37,000 का लेवल पकड़ लीजिए। 37,000 अगर क्रॉस करके आईटी इंडेक्स सस्टेन करने लगता है तो फिर टारगेट खुलेगा 40,000 और फिर ऑल टाइम हाई का। और मेरे ख्याल से जितना भी ये फूफा जी वाला लफड़ा था आईटी का पूरा डाइजेस्ट हो चुका है, वीक लॉन्ग्स निकल चुके हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में माल है। मैं तो यहीं पे प्रीएम्प्टिव खरीद लेता और अगर मेरे को डिप मिलती तो आईटी इंडेक्स को मतलब आईटी बीस को मैं ऐड करता जाता। तो जो मतलब खराब न्यूज सारी निकल चुकी है तो अब बहुत टाइम करने की जरूरत नहीं है, यहीं से स्टार्ट कर लीजिए और ऑन द डिप्स ऐड करते जाइए। डिप ना मिले और 37,000 का ब्रेकआउट मिल जाए तो भी ऐड कर लीजिए। और बैंक निफ्टी में कल भी हमने डिस्कस किया था कि डेली चार्ट पे या वीकली ऑर्डर फ्लो जो था 54,900 का था, यहां से एक्चुअल में सेलिंग आनी चाहिए थी नए लोगों के लिए, लेकिन कल ही उसको तोड़ के उसके ऊपर क्लोज किया और आज फॉलो थ्रू मूव दे रहा है। तो अब हर पुल बैक 54,900 तक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ब्रेकआउट आपका आएगा 56,156 के ऊपर, तो मेरा पहला टारगेट ही वही है, वहां पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट लेगा और ऑल टाइम हाई जाएगा। तो ब्रेकआउट पे बाई करने की जगह पुल बैक्स पे 54,900 के आसपास बाई करने की कोशिश कीजिए और डिप्स पे ऐड करते जाइए। बैंक 20। इसके अलावा एक सवाल आया है प्रवीण साथ साहब का, इन्होंने पूछा वीएसटी पे व्यू बता दो। अब वीएसटी दो है, वीएसटी टिलर भी है, वीएसटी इंडस्ट्रीज भी है, तो आप दोनों पे व्यू रख दो, वीएसटी टिलर पर भी और वीएसटी इंडस्ट्रीज पर भी। सी वीएसटी इंडस्ट्री तो हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में है क्योंकि इनकी मार्जिन्स बढ़ के आई हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन 16 से 22% हुई है, तो हमारी वॉच लिस्ट में आई है। बट चार्ट में अभी कोई स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है क्योंकि 26 हफ्ते में 50% गिरा है, तो अभी बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। प्रोबेबली जब भी ये बेस कंप्लीट करेगा एक अच्छी पुल बैक 310 315 तक आ सकती है। तो वीएसटी इंडस्ट्री वॉच लिस्ट में जरूर है, एक आध इंस्टीट्यूशन कैंडल बनेगी तो इंटरेस्ट लिस्ट में भी आ जाएगा। दूसरा वीएसटी टिलर्स, इसका चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट कप एंड हैंडल के ब्रेकआउट पे खड़ा है। थोड़ा सा 37,000 का एवरेज वॉल्यूम है, अगर मैनेज कर सकते हैं आप उसको तो फिर 5440 के ऊपर अगर ब्रेकआउट बनता है तो 6,000 तक ये काउंटर जा सकता है। तो वीएसटी टिलर में आप खरीदारी कर सकते हैं। वीएसटी इंडस्ट्री का चार्ट लेके डायरेक्टर साहब, और चार्ट लगेगा 5 साल का, जो पिछले 5 साल से शेयर कहीं नहीं गया, वहीं का वहीं खड़ा है जहां पर था। इसमें बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये बहुत स्लो मूवर है। बीच में चला था वो क्योंकि इसमें एक स्टॉक स्प्लिट आना था, उससे ठीक पहले इसमें तेजी आई थी, बाकी फिर शांत होकर वहीं खड़ा हो गया। एक और सवाल ले लेते हैं। राहुल कुमार साहब जो कि हमारे मेंबर भी हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 221 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। यहाँ पर क्या ब्रेकआउट आपको दिख रहा है? और अक्जो नोबल 3600 रुपए के दाम पे खरीदारी है, यहाँ क्या करें? सर एक्सो नोबल में तो फिलहाल कोई ट्रेड बन नहीं रहा है, लेकिन पैटर्न अंडर डेवलपमेंट है, यहाँ से स्टॉक धीरे धीरे करके 3700 जाने का दिख रहा है।
ब्रेकआउट 3700 के ऊपर बनेगा तो हमारी वॉच लिस्ट में जरूर है, एक्शनेबल वॉच लिस्ट में 3700 के ऊपर आएगा। तो स्टॉक ठीक लग रहा है, या तो प्रीएम्प्टिव लेना है तो यहाँ ले लीजिए, ब्रेकआउट प्ले करना है तो 3700 के बाद बनेगा। दूसरा SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन, दिख तो रहा है स्ट्रक्चर, हमारी टीम ने इसको बाय दिया है तो हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। 66 डेज का पूरा एक टाइट रेंज थी जहां से ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, तो हमने प्रीएम्प्टिव बाय दिया है। 229 निकलने के बाद मोमेंटम बनेगा, 260 पहला टारगेट रहेगा। तो अगर ब्रेकआउट प्ले करना है तो 229 के बाद हमारी टीम ने प्रीएम्प्टिव लॉन्ग 220 रुपए से दिया हुआ है। ओके, तो 220 रुपए से प्रीएम्प्टिव लॉन्ग साइड पे स्टॉक ऑलरेडी दिया हुआ है, उस हिसाब से भी आप नजर रखना इस पर। इसके अलावा सबिहा सैयद जी का एक सवाल आया है, वेदांता और यूटीआई एएमसी इन दोनों के टारगेट्स आप कहां देख रहे हो? तो वेदांता तो मल्टीपल टाइम हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि 451 निकलेगा तो 489 तक जाएगा। 3 दिन से 451 निकाल के फॉलो थ्रू मूव दे रहा है, 5 अपडेज हो चुके हैं, तो 2-4 दिन कंसोलिडेशन कर सकता है। अगर इसको 5 डे या 1 मंथ चार्ट कर देंगे तो 6 मंथ्स कर देंगे तो ज्यादा क्लियरली दिखने लगेगा कि पूरा कप कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट बना है 451 के ऊपर, जिसका इमीडिएट रेजिस्टेंस, क्योंकि ऑल टाइम हाई है इसलिए 489.50 पे रेजिस्टेंस आएगा, बट इसका टारगेट 600 रुपए खुला है। ओके, और जिनका दूसरा स्टॉक था उस पर कोई राय आपकी? सांघवी मूवर्स था मेरे ख्याल से इनका दूसरा स्टॉक, 355 का जी 355 का ब्रेकआउट आया है, 473 का टारगेट है। ओके, यश साहब का एक सवाल आया है, इन्होंने 2000 शेयर ले रखे नेटवर्क 18 के 60 रुपए के दाम पे, यहाँ क्या करें? नेटवर्क 18 में हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं, हमने 3-4 बार बाय दिया है, वापस से 58.55 का नीचे से टारगेट था, आज लगभग उसको टेस्ट करके आया है। इवेंचुअली जिस दिन भी 58.55 के ऊपर टिक जाएगा, इस स्टॉक को जाना है 77 रुपए 45 पैसे। अब दो चीज है, अगर आप ट्रेडर हैं, टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये स्टॉक टाइमिंग में थोड़ा सा ऑफ हो जा रहा है। 2 बार हमने एकदम सही टाइम किया था, 2 बार हमने अर्ली कॉल कर लिया था, तो एकदम एग्जैक्ट ब्रेकआउट डे के पहले अगर या ब्रेकआउट डे पे आप पकड़ना चाह रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर इसको रख के 6-8 महीने के लिए भूल जाएंगे पोर्टफोलियो में, तो किसी भी दिन 77 रुपए का अलर्ट लगा लीजिए, किसी भी दिन वो अलर्ट ट्रिगर होगा और आपको दिखेगा कि 77 आ गया तो बेच लीजिएगा। लेके अगर छोड़ देते हैं 6-8-9 महीने, तो 77-45 आराम से मिल जाता है। ओके, साईं प्रवीण साहब हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है रिलायंस के ऊपर, क्या यहाँ पर खरीदारी करना सही डील है रिलायंस पे? सर रिलायंस में कर सकते हैं आप, यहाँ पे ऑन द बाउंस आपको कहीं भी 1450 तक मिल सकता है, बट अगर आप वो 2000-2100 वाले लेवल के लिए प्ले कर रहे हैं तो अभी उसका स्ट्रक्चर बन रहा है, बना नहीं है, अंडर डेवलपमेंट है, थोड़ा सा और समय लगेगा। रेंज बना लिया है मेरे ख्याल से 1420-30 ऊपर में और 1340 नीचे में, इस रेंज के अंदर ये ट्रेड करेगा, बेस बनाएगा, फिर 202100 की रैली डेवलप करेगा। तो इन्वेस्टर हैं तो लेके छोड़ दीजिए, ज्यादा टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है। तो इन्वेस्टर हैं तो आप लेकर छोड़ दीजिए, ज्यादा टाइम करने की जरूरत नहीं है। रिलायंस के शेयर में लेवल से मतलब क्वालिटी कोई कंसर्न नहीं है, लेवल ही होता है जो भी होता है, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉस संतोष सिंह साहब ने ले रखा है 226-227 रुपए, 226-27 के दाम पर, अभी यहाँ क्या करना चाहिए? क्रॉस क्रॉस सर हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं, हमने बाई दिया है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, स्टॉक में ब्रेकआउट आया है 61 दिन के कैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद से 3-6-7-8 8वां दिन है कंसोलिडेशन का। कल प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट कैंडल बनी थी तो हमने बाई दिया है, प्रोबेबली हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में 270 रुपए ये जाते हुए दिख रहा है। एग्जैक्ट लेवल प्रिसाइज लेवल बता दे रहा हूँ, ऑल टाइम हाई इसका 270 रुपए 90 पैसा है, यही हमारा टारगेट भी है। एसके आहूजा साहब ने पूछा है कि इनके पास डाबर है 530 रुपए पर और नेस्ले है 1187 रुपए पर, इन दोनों में ये पिछले 1 साल से फंसे हुए हैं। क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन ऑब्वियसली बात है चलते स्लो है, क्या किया जाए? सर अगेन वही डिफेंसिव स्टॉक है और एफएमसीजी इंडेक्स पे भी कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिख नहीं रहा है, तो अगले 1-1.5 साल में कुछ पैसा बनेगा इसमें मेरे को डाउट है। क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है, सब चीज अच्छी है, बट टाइमिंग अभी इनका एफएमसीजी स्टॉक्स का प्ले नहीं दिख रहा है। अगर करना ही है तो टाटा कंज्यूमर का चार्ट वे बेटर है, आप वहां शिफ्ट हो जाइए, एफएमसीजी में ही रहना है तो दैट इज द बेस्ट लुकिंग चार्ट, और नहीं तो फिर आप शिफ्ट कीजिए कहीं भी अदानी ग्रुप में चले जाइए या फिर
JSW इंफ्रा या इस टाइप चीज में चले जाइए, बढ़िया मूव आपको मिल जाएगा। तो आपको एक राय दी गई है, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति यहाँ पर बनाकर चल सकते हैं। धर्मेंद्र सिंह साहब ने एक सवाल पूछा है, हमारे मेंबर भी हैं, इनके पास विमता लैब के शेयर हैं करीब करीब 780 रुपए के दाम पे। एक तरफा चला था विमता लैब, अब ये ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा फंस गए हैं, क्या किया जाए इसमें? सर विमटा लैब में ब्रेकआउट आया था 587 का, मूव दिया 728 तक, फिर पुल बैक लिया 610 तक, 610 से चला 888, 890, 900 रुपए तक, और अब वापस से पुल बैक दे रहा है जो नीचे में 720 तक एक्सटेंड कर सकती है। उस जोन में अगर सपोर्ट मिला तो नेक्स्ट राउंड में 1000 रुपए तक जा सकता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, बट मूव कंप्लीट की है बड़ी, तो ये पुल बैक और एक हफ्ता 10 दिन चल सकता है। तो एक राय आपको दी गई है, खास तौर से विमता लैब के रेफरेंस में भी। राहुल कुमार जी पूछ रहे हैं, क्या अभी भी KRBL में बाय कर सकते हैं यहाँ पर इन लेवल्स में? तो मेरे को KRBL एज ए चार्ट में कोई दिक्कत नहीं दिखती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू के बाद हमने बहुत सारे स्टॉक्स टूटते हुए देखे हैं, तो मैं इसलिए इसको अवॉइड करूंगा। बट चार्टिकली कोई भी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है। वापस से 464 क्रॉस अगर करता है तो जो 600-700 रुपए के टारगेट थे इसके, वो अचीव हो जाएंगे। मेरी प्रॉब्लम बस केवल कॉर्पोरेट गवर्नेंस की है, वो अगर ना होता तो मैं स्टॉक को यहाँ पे बाय रिकमेंड कर रहा होता। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू बड़ा इशू होता है आमतौर पे, उस पार्ट को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। बलदेव साहब पूछ रहे हैं कि इन्वायरो इंफ्रा 254 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है स्टॉक के अंदर, यहाँ पर 306 क्वांटिटी है, क्या करें? ये आमतौर पर अटक जाता है कि 280 के आसपास, 313 के आसपास, आप क्या राय रखते हो इसमें? तो 240 का 243 का सपोर्ट था, उसको स्वीप करके चल रहा है। तो ऊपर में पहला टारगेट जो पुल बैक का है वो है 274, और जैसे ही 274 निकालेगा 306 रुपए 40 पैसा निकल जाएगा। तो स्टॉक अच्छा लग रहा है, आराम से आप इसको है तो होल्ड कीजिए। मोमेंटम अगर खरीदना है तो 274 के ऊपर लीजिएगा, 306.40 तक चला जाएगा। ओके। एक सवाल आया है शुभजीत रॉय साहब का, इनके पास स्ट्राइडेंट के शेयर हैं, 29 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। क्या करना चाहिए इसमें? पैसे निकाल लें, प्रॉफिट बुक कर लें, या वेट करें? सर अब समय आ रहा है, फूफा जी के आदमी लोग जो है ना आगे बात करना चालू कर रहे हैं। अब टेक्सटाइल स्टॉक, इन स्टॉक्स में मोमेंटम बनना चाहिए। मेरे को 33 रुपए आते हुए दिख रहा है। अगर आपको फूफा जी से डर लगता है या उनकी बातों से, ट्वीट से डर लगता है, तो आधी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आधी पोजीशन 33 रुपए के लिए होल्ड कर लीजिए। मेरे को ओवरऑल स्टॉक में 39.59 का टारगेट दिख रहा है, जो खिंच के 1-1.5 साल में, 1 साल में आएगा, बट आ जाएगा। 33 तो मेरे को इमीडिएट बेसिस पे दिख रहा है, तो आई वुड होल्ड। तो अभी तो फिलहाल आप बने रहिए, आप उसके हिसाब से ही कॉल लीजिएगा। लेकिन हाँ, यहाँ बहुत कुछ डिपेंड करता है कि यूएस की पॉलिसीज क्या रहती हैं इंडिया के ट्रेड को लेकर, उस पर डिपेंड करेगा कि आगे चल के कैसे स्टॉक रिएक्ट करेगा। यस बैंक पर लॉन्ग टर्म व्यू है प्रशांत बिश साहब का, 5 साल से ज्यादा का नजरिया है, क्या किया जाए इसमें? सर यस बैंक में देखिए पैटर्न तो बन रहा है 193 डेज का, पूरा कपनेडल पैटर्न, जिसमें एक फेल्ड ब्रेकआउट भी है। तो वीकर लॉन्ग्स तो ऑलमोस्ट एलिमिनेट होंगे। ऊपर में 23 रुपए 94 पैसे, 27 रुपए 20 पैसे तक जा सकता है। वो नई वाली मैनेजमेंट का जो टेक ओवर वाला, वो सारी चीजें, अगर वो सब चीज ठीक बैठी तो प्रिसाइज लेवल आपको बता दे रहा हूँ। ऊपर में 23.16 का पहला है, और वो निकलता है तो दूसरा है 27.2। तो 23 रुपए 16 पैसा और 27 रुपए 20 पैसा ये आ सकता है। तो मिर्जा यामिन अहमद साहब पूछ रहे हैं कि इनका पोर्टफोलियो पीक पर था सितंबर 2024 में, अब 5% डाउन है। इन्होंने कुछ पैसा ऐड भी किया था LNT और रिलायंस में, अब क्या करना चाहिए इन्हें? फिर सितंबर 2024 से अगर आप निफ्टी का चार्ट लगा के देखेंगे तो निफ्टी भी गिरी हुई है। मिड कैप, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मैनेजर्स या PMS पोर्टफोलियोज ने ही रिटर्न नहीं जनरेट करके दिया है, 2-3% प्लस माइनस में ही है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो केवल 5% माइनस है, इसका मतलब है कि आपका पोर्टफोलियो आउट परफॉर्मेंस और विनर स्टॉक का है। आराम से इसको बना के रखिए, अगले सितंबर 2026 में यही पोर्टफोलियो आपको करीब करीब 15-17% का रिटर्न आराम से दे चुका रहेगा। तो दोनों स्टॉक मेरे को अच्छे लग रहे हैं। ना सिर्फ ऑल टाइम हाई टेस्ट करेंगे, ऑल टाइम हाई से 10-15% ऊपर तक के भी आपको लेवल मिल सकते हैं। तो अगर और पैसा पड़ा है तो इसी पोर्टफोलियो में और डाल दीजिए। लव साहू साहब हमारे मेंबर भी हैं, ये पूछ रहे हैं कि GPPL पे कोई व्यू है आपका? इन्होंने 700 शेयर ले रखे हैं 164 रुपए के दाम पे।
ये जीपीपीएल चेक करना पड़ेगा कौन सा शेयर है, लेकिन जीपीआईएल गुजरात तो पीपावाव पोर्ट, गोदावरी पावर रहता है, लेकिन नहीं जीपीपीएल अगर जीपीपीएल, आप ट्रैक कर पा रहे हो, क्या करें इसमें? अच्छा गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड है जीपीपीएल। पोर्ट, गुजरात पीपावाव पोर्ट। जी, अच्छा लग रहा है सर स्टॉक में। वीकली चार्ट पे ट्रेड डेवलप हो रहा है, तो बहुत जल्दी से, मतलब डेली चार्ट वाला ट्रेड नहीं है तो फटाफट मोमेंटम नहीं मिलेगा। 5 हफ्ते में 30 चल के इसने पोल बनाया था। उसके बाद 14 हफ्ते का फ्लैग बना है। लास्ट वीक वीकली चार्ट पे प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट कैंडल बनी है, और जिस दिन ब्रेकआउट आया था उस दिन 967% वॉल्यूम राइज था, और ये थर्ड डे ऑफ कंसोलिडेशन है। तो थोड़ा सा और इंतजार आपको करा सकता है, बट जैसे ही 165 166 के ऊपर टिकेगा, स्टॉक में आराम से 20-22% की अपमूव बनेगी। हमारी वॉच लिस्ट में इंस्टीट्यूशन होल्डिंग स्टॉक में ठीक है। 2 क्वार्टर से रिजल्ट भी 19-20 करके ठीक ही ठाक आ रहा है, तो जैसे ही 165 के ऊपर टिकना स्टार्ट करेगा 20% की अपसाइड बनेगी, हम बाई भी देंगे। गौरव तिवारी साहब मेंबर है हमारे, इन्होंने टाटा केमिकल ले रखा है, लेकिन नजरिया सिर्फ 1 वीक का है, क्या करा जाए? सर टाटा केमिकल अगर 1 वीक का नजरिया था तो 918.50 के सपोर्ट पे लेना चाहिए था, ना कि 990 का टारगेट अचीव होने के बाद, क्योंकि अब टारगेट अचीव हुआ है 990 का। तो यहाँ पे कुछ राउंड ऑफ कंसोलिडेशन चलेगी, 5-7-8 दिन, हो सकता है खिंच के 15-20 दिन भी हो जाए। उसके बाद जब चलेगा तो 1132 जाएगा, तो 1132 तो आ रहा है, बट आई एम नॉट श्योर कि इसी स्ट्रेच में 15 दिन में आ जाएगा, या 15 दिन कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट देगा। बट 1132 आना है, इसमें कोई दाग नहीं है, आराम से आएगा। एंजल वन बीरबल यादव साहब ने लिया है 2240 रुपए के दाम पर, और पीछे बहुत टूटा भी था। अभी शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है, क्या किया जाए इसमें? सर जो टूटने की शुरुआत 3009 पे हुई थी हमारा टारगेट अचीव करने के बाद, वो अभी खत्म नहीं हुई है, वो 2016 पे जाके खत्म होगी, तो अभी मेरे को 2016 आते हुए दिख रहा है। तो 2016 गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिखाई पड़ सकता है, तो आप उस हिसाब से नजर रखिएगा। ये स्टॉक में बहुत रिसेंटली उतार चढ़ाव आता हुआ दिखाई पड़ा था। इसके अलावा एचबीएल इंजन राहुल दास साहब ने लिया है 679 के दाम पर, बढ़िया तेजी में ये शेयर, इसमें कोई स्टॉप लॉस आप सुझा दीजिए। एग्जैक्टली सर, मैं वही बोलना ही चाह रहा था, जो आपने बोला कि इसमें टारगेट लगाने की जगह स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 243 डेज का कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट बना है 727 रुपए पे, जिसका टारगेट आराम से 1000 रुपए तो टिका ही ले जाएगा। तो अगर एकदम टाइट स्टॉप लॉस लगाना है कि मिली हुई प्रॉफिट में से बहुत ज्यादा नहीं वापस करना है, एकदम टाइट लगाना है, तो 846 का लगेगा, और आइडियल स्टॉप लॉस इसमें 752 रुपए का बनता है। तो मैं 752 का नहीं लगाता, मैं इतना लंबा प्रॉफिट में गिव बैक नहीं करता, मैं 846 का ही स्टॉप लॉस लगाता, भले मेरे को री एंट्री करना पड़ता, बट मेरा स्टॉप लॉस 846 क्लोजिंग बेसिस पे होता, उसके नीचे क्लोज पे मैं एग्जिट करता, और अगला मैं रिव्यू 975 1000 के बीच में करता।